वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम ICAP के पास्ट एग्ज़ाम ऑटम 2022 के अटैम्प्ट से एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका ताल्लुक जो है वो IAS 20 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस के साथ है। तो क्वेश्चन का टाइटल है ज़ीरो लिमिटेड एंड वन लिमिटेड, और ये इसमें दो पार्ट्स हैं, टोटल मिलाकर 7 मार्क्स का बनता है। तो क्वेश्चन ये है कि डिस्कस हाउ द फॉलोइंग शुड बी डेल्ट विद इन द करंट ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट of the relevant entities in accordance with IAS 20। So IAS 20 के कॉन्टेक्स्ट में देखना है, और हमारे सामने दो पार्ट्स हैं A एंड B, और दोनों पार्ट्स बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, तो इनको हम अलग अलग इवेल्युएट करते हैं। तो एक सिनेरियो ज़ीरो लिमिटेड का है और एक वन लिमिटेड का। तो वन बाय वन इन सिनेरियोज की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट सिनेरियो हमारे पास है ज़ीरो लिमिटेड received a government grant to set up a plant in an underdeveloped rural area 3 years ago. One of the conditions of the grant was that XL will maintain a minimum of 200 employees during next 5 years. 5 में से 3 साल गुजर चुके हैं। However, due to worsening economic conditions, XL failed to maintain 200 employees and the full grant became repayable immediately. In the current year, XL has been presenting the grant। अब एक तो बात क्लियर है, क्योंकि ये प्लांट से रिलेटेड ग्रांट है, तो ये ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है। और रीपेमेंट हो रही है। अब ग्रांट रिलेटेड टू एसेट की रीपेमेंट को कैसे अकाउंट फॉर किया जाए, वो इस पर डिपेंड करता है कि उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। तो एक्सेल हैज बीन प्रेजेंटिंग the grant in statement of financial position by deducting the grant in arriving at the carrying value of the plant। यानी इन्होंने डेफर्ड ग्रांट अकाउंट सेपरेट नहीं बनाया हुआ, बल्कि उसको एसेट की कॉस्ट में से डिडक्ट करके शो करते हैं। कैरिंग अमाउंट ऑफ प्लांट में से वो डिडक्ट करके रिफ्लेक्ट की जाती है। तो अब हमें जो इसका आंसर बनाना है वो IAS 20 के कॉन्टेक्स्ट में हमने डिस्कस करना है। तो हम की पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, और दिस इज़ वन ऑफ द क्वेश्चन जो कि आप IFRS हैंडबुक अगर लेकर जाते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है। 2 पैराग्राफ्स हैं, मेनली तो पैराग्राफ 32 और कुछ पैराग्राफ 33 से रिलेट करके इसका सिंपली आंसर बन जाना है। तो पहली बात तो ये है कि जब भी कोई गवर्नमेंट ग्रांट की रीपेमेंट होती है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए। तो IAS 20 के मुताबिक बड़ा क्लियर है कि उसकी ट्रीटमेंट चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट के तौर पर होनी चाहिए। यानी हम प्रीवियस ईयर्स में एडजस्टमेंट नहीं करते, जो भी इंपैक्ट आएगा वो करंट ईयर के अंदर आएगा। अब जैसे हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया कि ये ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है, तो ये और उसकी रीपेमेंट हो रही है सिनेरियो, तो वो हम पॉइंट मेंशन कर देते हैं कि ये केस जो है रीपेमेंट ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू एन एसेट है, और वो एसेट कौन सा है, प्लांट। नेक्स्ट ये कि इस रीपेमेंट को कैसे रिकग्नाइज किया जाएगा। तो IAS 20 के मुताबिक रीपेमेंट ऑफ ग्रांट शैल बी रिकग्नाइज्ड बाय इंक्रीजिंग द कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्लांट, जो भी एसेट है, बाय द अमाउंट रीपेबल, कि जितनी अमाउंट आप पे कर रहे हैं, फुल रीपे कर रहे हैं तो फुल से, पार्ट पे कर रहे हैं तो पार्टली अमाउंट जो है उससे आपने कैरिंग अमाउंट को इंक्रीज कर देना है। यानी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ तक आपकी ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं होगी। नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट का पॉइंट आएगा वो ये आएगा कि क्यूमुलेटिव एडिशनल डेप्रिसिएशन। भाई अगर ये जो ग्रांट हमने वापस की है, अगर ये मिली ही ना होती तो हम कितनी एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन अब तक चार्ज कर चुके होते, उतनी डेप्रिसिएशन इमीडिएटली हमने प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड करनी है। तो क्यूमुलेटिव एडिशनल डेप्रिसिएशन, जो ग्रांट ना मिली होती तो जो प्रॉफिट और लॉस में चार्ज हुई होती, उसको फौरन इमीडिएटली करंट ईयर में प्रॉफिट और लॉस में रिकग्नाइज करेंगे। ये 4 पॉइंट्स तो पैराग्राफ 32 से बनते हैं। फर्दर पैराग्राफ 33 ये कहता है कि जब जाहिर बात है कि ये ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं तो हम एसेट की कैरिंग अमाउंट बढ़ा रहे हैं, तो ये इस बात के भी इंडिकेशन हो सकती है कि एसेट की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होनी चाहिए। तो ये सर्कमस्टांसेस जो हैं मे बी इंडिकेटिव ऑफ पॉसिबल इम्पेयरमेंट ऑफ न्यू कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट, क्योंकि जो हम रीपेमेंट की एडजस्टमेंट करेंगे उससे कैरिंग अमाउंट बढ़ जाएगी, और जब हम एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो उससे कैरिंग अमाउंट कम हो जाएगी। लेकिन ओवरऑल अमाउंट बढ़ ज़्यादा रही होगी, डेप्रिसिएशन का तो इम्पैक्ट उसके मुकाबले में कम होगा। तो जो कैरिंग अमाउंट में इंक्रीज आया है
उसको फिर उस वजह से इंडिकेशन है कि इम्पेयरमेंट के लिए भी टेस्ट कर लेना चाहिए, खासतौर पे क्योंकि जिस तरह यहाँ पर बात है कि वो इम्प्लाइज ही मेंटेन नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है शायद प्लांट फुल कैपेसिटी पे काम ना कर रहा हो। तो हमें इस एंगल से भी देखना चाहिए कि इम्पेयरमेंट की टेस्टिंग भी इसमें रेलिवेंट हो सकती है। तो IAS 36 के मुताबिक इम्पेयरमेंट होती है, लेकिन ये जो पॉइंट है ये IAS 20 में भी मेंशन है। तो जस्ट आप IAS 20 की बेस पर इस क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ये हमारा पार्ट ए हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट जो है वो ये है कि वन लिमिटेड रिसीव्ड अ लोन फ्रॉम गवर्नमेंट इन द करंट ईयर एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर एनम। द प्रिवेलिंग मार्केट इंटरेस्ट रेट इज 12% पर एनम। तो बड़ा क्लियरली ये बिलो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला लोन है, और जो कि IAS 20 में स्पेसिफिकली डिस्कस हुआ है। द ओनली कंडीशन अटैच टू द लोन इज दैट इट शुड बी यूज्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ टेक्सटाइल मशीनरी। यानी ये ग्रांट रिलेटेड टू एसेट बनेगी। एक तो ये कि लोन फ्रॉम गवर्नमेंट जब आपको बिलो मार्केट रेट मिल रहा होता है तो उसको गवर्नमेंट ग्रांट ट्रीट करते हैं, और फिर ये क्योंकि टेक्सटाइल मशीनरी से रिलेटेड है तो ये रिलेटेड टू एसेट हो गया। अब इसका 3 मार्क्स के लिए डिस्कशन हमने करनी है, तो वो पॉइंट्स 3 से 4 पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि क्या बताएंगे हम। पहली बात तो ये कि हम बताएंगे कि ये जो बेनिफिट है इसको गवर्नमेंट ग्रांट के तौर पे ट्रीट करना है, पैराग्राफ 10A। ये भी आप IFRS हैंड बुक से देखकर भी चीज़ें लिख सकते हैं। तो ये एक गवर्नमेंट ग्रांट ट्रीट होगा। दूसरी बात ये कि लोन को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, तो लोन को तो IFRS 9 के मुताबिक ही मैयर किया जाएगा। और IFRS 9 के मुताबिक बेसिकली आप अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पर मैयर करते हैं, विच इज़ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज यूजिंग इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बेसिकली ये FR1 के पेपर में क्वेश्चन आया, तो वो वैल्यू किस तरह कैलकुलेट की जाती है वो इस लेवल पर रेलिवेंट नहीं है। इतना बस जहन में होना चाहिए कि IFRS 9 के मुताबिक कैलकुलेट करते हैं। जो हमने ये बात की कि जो बेनिफिट मिला है इस वजह से उसको गवर्नमेंट ग्रांट ट्रीट करना है। सवाल ये पैदा होता है कि वो बेनिफिट कैसे कैलकुलेट होता है। तो बेनिफिट इक्वल होता है प्रोसीड रिसीव्ड, यानी जितने आपको लोन के पैसे रिसीव हुए माइनस उसमें से कर दें कैरिंग वैल्यू ऑफ लोन एज पर IFRS 9 जो आप कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एज पर IFRS 9 जो कैरिंग वैल्यू कैलकुलेट होगी वो अमाउंट जो रिसीव हुई होगी उससे कम बनेगी प्रेजेंट वैल्यू लेने की वजह से। तो वो कम बनेगी, जो डिफरेंस होगा उसको गवर्नमेंट ग्रांट ट्रीट किया जाएगा। और क्योंकि ये लोन नॉन करंट एसेट की एक्विजिशन के लिए है, टेक्सटाइल मशीनरी क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बताया हुआ है, तो इसको ग्रांट रिलेटेड टू एसेट ट्रीट किया जाएगा। और जब टेक्सटाइल मशीनरी एक्वायर करने के बाद उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही होगी तो उसके साथ मैचिंग करते हुए ही ग्रांट इनकम को प्रॉफिट और लॉस के अंदर हम इनकम बना रहे होंगे। तो ये इस क्वेश्चन के पॉइंट थे, और ये क्वेश्चन आपने अगर प्रॉपरली लेक्चर्स पढ़े हुए हैं और आपको याद हैं तो उससे पे भी आप आंसर कर सकते हैं, और अगर कुछ चीज़ें भूल रही हैं तो IFRS हैंडबुक से भी आपको इसकी हेल्प मिल सकती है। So that's all for today. Have a good day.